बर्जर लॉर्ड संगीत जगत का एक ऐसा जाना माना नाम है जो भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत मशहूर है। उन्होंने अपने करियर में करीब 12,000 गाने रिकॉर्ड किए। एक था गुल और एक थी बुलबुल, रात अकेली है, जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम। सुन सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। बर्जर लॉर्ड जो बजी लॉर्ड के नाम से मशहूर हैं, उनका जन्म 19 जुलाई 1941 को मुंबई में हुआ और क्योंकि उनके पिता कावस लॉर्ड और भाई केरसी लॉर्ड पहले से ही मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और घर में भी हमेशा संगीत की ही बातें होती थी, ऐसे माहौल में आमतौर पर बच्चे बड़ों के ही नक्शे कदम पर चलते हैं। पर बजी लॉर्ड के साथ ऐसा नहीं था। वो मर्चेंट नेवी में जाना चाहते थे, दुनिया भर में घूमना चाहते थे, मगर किस्मत में तो था संगीत। तो हुआ ये कि एक तरफ उनका मैट्रिक का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा और दूसरी तरफ उन्हें चश्मा भी लग गया। तो उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, संगीत, क्योंकि बचपन से ही वो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे थे। 7 साल की उम्र से ही उन्होंने ऑर्गन, पियानो, अकॉर्डियन जैसे इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू कर दिया था। एक बार जब म्यूजिक की राह पकड़ी तो उसे बहुत गंभीरता से लिया। उस दौर में वो सुबह से शाम तक कड़ा रियाज किया करते थे। वैसे इसके पीछे उनके पिता की सख्ती भी थी। उन्होंने जोर देकर ये सिखाया कि ड्रम स्टिक्स पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए, वरना तेजी से बजाते हुए वो हाथ से छूट भी सकती हैं। उनकी इसी कड़ी प्रैक्टिस ने बजी लॉर्ड को एक मशहूर और टैलेंटेड ड्रमर बनाया। और जैसा कि एक ड्रमर को अपने दोनों हाथों का उपयोग करने की जरूरत होती है, एक फुर्ती चाहिए होती है, इसीलिए उनके पिता जोर देते थे कि वो अपने दोनों हाथों का इक्वली प्रयोग करें। इसीलिए वो दोनों भाई अपने जूते के फीते बांधने, शर्ट के बटन लगाने, दरवाजे, ताले, चाबियां खोलने, बंद करने जैसे काम उल्टे हाथ से करते थे, ताकि दोनों हाथ काम करने के आदी हो जाएं। फिल्मों में बजी लॉर्ड की एंट्री अपने भाई की तरह और उन्हीं की वजह से हुई। जब एक बार कावस लॉर्ड बीमार पड़े थे तो उनकी जगह केरसी लॉर्ड रिकॉर्डिंग पर गए थे। इसी तरह जब एक बार केरसी लॉर्ड बीमार पड़े तो उस दिन शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग का शेड्यूल था। तब दत्ता राम ने बजी लॉर्ड का नाम सुझाया और इस तरह वो अपनी पहली फिल्म रिकॉर्डिंग पर गए। बजी लॉर्ड ने अपना पहला फुल फ्लैजेड फिल्म स्कोर इकबाल कुरैशी के लिए प्ले किया था। लेकिन जहां तक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने की बात है, उन्होंने हुस्नलाल भगत राम, नौशाद, खयाम, एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन से लेकर उषा खन्ना, ओ.पी. नैयर, रोशन, मदन मोहन, जयदेव, रवि, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, सलील चौधरी, सरदार मलिक और उनके बेटे अन्नू मलिक तक लगभग सभी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारे अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारी। मुझसे छीन जाए, हाय रे हाय हाय रे। कर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। मुझे क्या न कहो मेरी जान। बजी लॉर्ड ने 1958 में 17 साल की उम्र में शुरू हुए अपने लगभग 30 सालों के करियर में ड्रम, कॉन्गो, बोंगो, कास्टनेट्स, घुंघरू, वुड ब्लॉक्स, वाइब्राफोन, जाइलोफोन, ग्लॉकेनस्पील के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, ऑक्टापैड और रोलैंड ड्रम मशीनें भी बहुत ही कुशलता से बजाईं। भारतीय ताल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिल्ली घराने के इनाम खान साहब से तबला और किशन महाराज से नगाड़ा सीखा। भारतीय रागों के लिए बाबू हरि सिंह से हारमोनियम सीखा। भारतीय तालों के इसी गहन अध्ययन के कारण उन्होंने जैज और लैटिन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अपनी एक अलग शैली बनाई, जिसकी वजह से वो करीब 25 सालों तक मुंबई फिल्म संगीत में बतौर परकशनिस्ट छाए रहे। ये कहने की बात नहीं है कि कई संगीतकारों से सीखने, कईयों को एडमायर करने के बावजूद बजी लॉर्ड के भी पसंदीदा रहे आर.डी. बर्मन। हालांकि अपने शुरुआती दिनों में वो पंचम की रिकॉर्डिंग से पहले रात भर चैन से सो नहीं पाते थे, ये सोचकर कि कल ना जाने कौन सी चुनौती उनके सामने रख दी जाएगी, क्योंकि आर.डी. बर्मन ऐसे ही थे। कोई आइडिया अगर उन्हें क्लिक कर गया है, उन्हें कोई इफेक्ट चाहिए तो बस चाहिए, और वो अपने म्यूजिशियंस से भी यही चाहते थे कि वो नए नए प्रयोग करते रहें और उन्हें प्रयोग करने की पूरी आजादी भी देते थे। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं, ये मेरा दिल यार का दीवाना।
सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल देख के बस। फिल्मों में जब डांस सीक्वेंस होता है तो सभी इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा घुंघरू की आवाज भी अलग से डाली जाती है। इसमें माहिर था लॉर्ड परिवार। क्लासिकल डांसर गोपी कृष्ण हो या डांस डायरेक्टर हीरालाल, सोहनलाल, सरोज खान, घुंघरू के मामले में सबकी पहली पसंद होता था लॉर्ड परिवार, क्योंकि वो डांस मूवमेंट को देखकर नोटेशन लिखते थे और उसके हिसाब से घुंघरू बजाते थे, जो कि डांस मूवमेंट के साथ पूरी तरह मेल खाता था। रामसे ब्रदर्स उन्हें बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए बुलाया करते थे, क्योंकि उनके फिल्मों का जॉनर था हॉरर। तो उसमें बजी लॉर्ड ड्रम से कुछ डरावने इफेक्ट्स देते थे। बजी लॉर्ड ने कुछ कॉम्बिनेशन से एक बहुत अलग सा सीक्वेंस बनाकर एक म्यूजिक पीस क्रिएट किया था, जिसे बाद में बहुत सी फिल्मों में सस्पेंसफुल म्यूजिक देने में इस्तेमाल किया गया। उस म्यूजिक पीस को बजी लॉर्ड के इन्वेंशन के तौर पर ही जाना जाता है। फिल्मों के अलावा बजी लॉर्ड ने बहुत से फॉरेन टूर्स भी किए, जिससे उनका घूमने फिरने का शौक भी पूरा हुआ। उनका पहला टूर था वेस्ट इंडीज का, जो 1966 में आयोजित किया गया था। 45 दिन के उस टूर के बारे में पूरी चर्चा के बाद आयोजक से फीस को लेकर नेगोशिएशन हो रहा था, पर उस दौरान आयोजक ने एक बात ऐसी कह दी जो बजी लॉर्ड को चुभ गई। उन्होंने कहा कि तुम मुंबई में या भारत में लोकप्रिय हो सकते हो, पर वेस्ट इंडीज में तुम्हें कोई नहीं जानता, इसीलिए तुम्हारे आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी पल बजी लॉर्ड ने मन ही मन तय कर लिया कि आज भले ही वेस्ट इंडीज में उन्हें कोई ना जानता हो, पर जब वो वापस आएंगे तो वेस्ट इंडीज में सब उन्हें जानेंगे। और फिर वही हुआ। पहले ही दिन के परफॉर्मेंस के बाद वहां के अखबार उनकी तारीफों से अटे पड़े थे। फर्स्ट पेज पर उनकी फोटो के साथ आर्टिकल छपा था, जिसमें उनकी तुलना अमेरिकी जैज ड्रमर जीन कृपा से की गई थी। इतना ही नहीं, परफॉर्मेंस के बाद लोग आकर उनकी बॉडी, उनके हाथ चेक करते थे, ये देखने के लिए कि कहीं उन्होंने ड्रम बजाने के लिए किसी इलेक्ट्रिक गैजेट का उपयोग तो नहीं किया है, क्योंकि उनके हाथ बहुत ही तेजी से चल रहे थे और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई बिना इलेक्ट्रिक गैजेट के भी इतनी तेजी से ड्रम बजा सकता है। और ये सब यूं ही नहीं हुआ था, बहुत बहुत प्रैक्टिस का नतीजा था, क्योंकि आयोजक से बात होने के बाद टूर पर जाने तक उन्होंने खुद को ड्रम प्रैक्टिस में डुबा दिया था। जब भी उन्हें थोड़ा सा वक्त मिलता वो ड्रम की प्रैक्टिस करने लग जाते, अलग अलग हाथों को घुमाकर, कभी कभी तो तकिए को ही ड्रम बना लेते थे। इसी का नतीजा था कि मोहम्मद रफ़ी जैसे सिंगर के साथ साथ उनका नाम भी वेस्ट इंडीज के संगीत प्रेमियों के बीच बहुत पॉपुलर हो गया था। उस टूर के बाद 1967 में उन्होंने सी रामचंद्र के साथ ईस्ट अफ्रीका का शो ऑर्गेनाइज किया। 1969 और 1972 में वो फिर से वेस्ट इंडीज के टूर पर गए, इस बार किशोर कुमार के साथ। किशोरदार के साथ उन्होंने और भी कई टूर किए, जिसमें नैरोबी, केन्या के अलावा यूके, यूरोप, यूएसए, कनाडा और त्रिनिदाद के शोज भी शामिल हैं। 1981 में उन्होंने मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड मोहम्मद रफ़ी नाम से एक शो का आयोजन भी किया। 1988 में जब बजी लॉर्ड अपने करियर में टॉप पर थे, तभी उन्होंने फिल्मी दुनिया छोड़ दी और मुंबई से दूर गुजरात के नारगोल में एक बहुत ही नॉन क्रिएटिव सा बिजनेस शुरू किया, रियल एस्टेट का बिजनेस। उनका कहना है कि एक तो वो उस समय फिल्म संगीत में जो पॉलिटिक्स चल रही थी ना, उससे तंग आ गए थे। दूसरा, उसी समय डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का आगमन हुआ था, जिससे वो खुश नहीं थे। एक और वजह ये थी कि मुंबई के शोर और प्रदूषण से तंग आ गए थे और एक शांत जीवन जीना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सही समय पर फिल्मों को अलविदा कह दिया। 2009 में स्वर आलाप नाम की संस्था ने बजी लॉर्ड को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। 2014 में उन्हें ओपी नैयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 2015 में मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड के अलावा बहुत से अवार्ड से बजी लॉर्ड को सम्मानित किया जा चुका है। कहा जाता है कि 1947 से 1987 तक के सालों में जो गाने हिंदी फिल्मों में रिकॉर्ड किए गए, उनमें हर तीसरे गाने में लॉर्ड परिवार के किसी न किसी सदस्य ने कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर प्ले किया है। पर क्या आप उनके बारे में जानते थे? कावस लॉर्ड और केरसी लॉर्ड के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें।